रागिनी जब जवान हुई तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत है, और इस बात का एहसास उसे आईने में नहीं बल्कि बाजार में लोगों की उसके ऊपर पड़ती हुई नजरों ने दिलाया था। रागिनी एक बहुत बड़े इलाके में रहती थी और वह जहाँ रहती थी उसके घर के आमने सामने बाजार लगती थी। जिसकी भी नजर उस पर पड़ती थी वह अपनी नजर उससे हटाना भूल जाता था। रागिनी का रंग गोरा था, उसके काले लंबे बाल और गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ थे। रागिनी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। जब इस खूबसूरती का एहसास रागिनी को होने लगा तो उसके मन में गुरूर आ गया था। वह जानबूझकर बाजार चली जाती और जब भी वह बाजार जाती मोहल्ले के लड़के उसे दूर दूर तक देखते ही रहते, जैसे मानो लड़कों की नजर उसके ऊपर से हटती ही नहीं थी। कई लड़के रागिनी का पीछा भी कर चुके थे, लेकिन वे सबके बीच बाजार में कई लड़कों की बेइज्जती भी कर चुकी थी। बाजार में जब भी रागिनी जाती तो वह लड़के चुपचाप रहते। असल में वह लड़के रागिनी के लायक ही नहीं थे। रागिनी हमेशा यही सोचती थी कि मैं जितनी खूबसूरत हूँ उसी तरह मेरा होने वाला पति भी खूबसूरत हो, इसीलिए वह मोहल्ले के लड़कों को भाव नहीं देती थी। रागिनी अपने घर का राशन और सामान हमेशा अपनी सहेली के साथ विजय के जनरल स्टोर पर ही लेने जाती थी। रागिनी को विजय अच्छा लगता था। रागिनी को कुछ भी लेना रहता तो विजय के जनरल स्टोर से ले आती थी। वह उसकी मेकअप का सामान और ज्वेलरी उसे आधे दाम पर दे दिया करता था। रागिनी और उसकी सहेली विजय से बहुत खुश होती थी। वह हंस हंस के उनसे बातें करता था और वह दोनों भी उससे खूब अच्छे तरीके से बातें करती थी। एक दिन की बात है, रागिनी अपनी सहेली के साथ विजय की दुकान पर गई। उसे सामान लेने के बाद जब रागिनी पैसे देने लगी तो विजय उसे हंस हंस कर देखने लगा, पर ना जाने क्यों रागिनी भी उसे देखकर हंसने लगी। विजय ने उस सामान के पैसे लेने से इनकार कर दिया और उससे कहा, आज मेरी तरफ से यह सारी चीज तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और जब रागिनी सामान लेकर घर आ रही थी तो उसके बैग में विजय ने एक पर्ची डाल दी, और जब रागिनी ने घर आकर सामान के बैग से पर्ची निकाली तो उसमें लिखा था, रागिनी तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैं पहली ही नजर में तुम्हें अपना दिल दे बैठा था, और सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। और उस पर्ची में नीचे उसने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा था। पहले तो रागिनी घबरा गई, मगर रागिनी का दिल भी उसके लिए बेचैन हो रहा था और वो रात तक अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने अपने मोबाइल से उस नंबर पर कॉल कर दी। रागिनी ने सोचा कि अगर वह कॉल करता है तो मैं उससे बात कर लूंगी। रागिनी के मिस कॉल करने के 2 मिनट बाद ही उधर से कॉल आने लगी। रागिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रागिनी ने फोन उठाया और कुछ बोल नहीं रही थी। उधर से आवाज आई, हेलो कौन है, कुछ बोलो ना, मैं जान चुका हूँ कि तुम रागिनी हो। और इस तरह दोनों ने बात करना शुरू किया। विजय का घर रागिनी के घर की पीछे वाली गली में ही था। रागिनी और विजय की छत एक दूसरे की छत से मिली हुई थी। विजय ने रागिनी को कई बार छत पर भी देखा था। अब दोनों रोज रात को बातें करते। रागिनी विजय के कहने पर छत पर आ जाती। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते थे। कभी कभी रागिनी उसे मिलने के लिए उसकी शॉप पर भी चली जाती थी और इसी बहाने दोनों की एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती थी। पहले तो वह दोनों दूर से ही एक दूसरे को देखते थे, हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन दोनों की बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। और दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार को छुपाया नहीं जा सकता। रागिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन विजय ने रागिनी को जिद करके मोहल्ले के खाली पड़े मकान में बुलाया। रागिनी ने बहुत मना किया, पर उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा? तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? और वह नाराज होने लगा। उसकी नाराजगी रागिनी से बर्दाश्त नहीं हुई और मजबूरन रागिनी को उस खाली पड़े मकान में जाना पड़ा। वह मकान कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। उस मकान में कोई आता जाता भी नहीं था। दीवार टूटी फूटी थी और जैसे ही उस मकान में रागिनी पहुंची, विजय की आंखें चमकने लगी। वह जैसे ही उसके करीब पहुंची, वह फूला नहीं समा रहा था। विजय ने रागिनी का हाथ पकड़ा तो रागिनी को अंदर से कुछ अजीब सा होने लगा। आज से पहले वो दोनों सिर्फ बातें किया करते थे और पहली बार विजय ने उसका हाथ पकड़ा था। लेकिन इतने में ही पीछे से जोर से आवाज आई, क्या हो रहा है ये सब? यह आवाज किसी और की नहीं, रागिनी के भाई की थी। रागिनी अपने भाई की आवाज सुनकर उछल पड़ी। रागिनी के भाई ने उसके बालों को पकड़कर उसे 2-3 थप्पड़ मारे और रागिनी का भाई विजय की तरफ लपका ही था कि उसने उसे भागने के लिए कह दिया। और उस बात पर रागिनी के भाई ने उसे वहीं पर बहुत मारा और घसीटता हुआ उसे घर ले आया। उसे घर के आंगन में फेंका और मारने लगा और पूछने लगा, बोल किसके साथ मुंह काला कर रही थी? कुछ देर पहले तो रागिनी की जान सूख गई थी, पर अब वो संभल गई थी। रागिनी के माँ बाप ने भी उससे पूछा कि बोल कौन है वो लड़का? रागिनी भी अपनी बात पर डट गई और बोली, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। उस लड़के का नाम विजय है और विजय भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो या तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर रागिनी के भाई को और गुस्सा आ गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे छुड़ाकर कमरे में बंद कर दिया।
रागिनी की माँ ने उसके भाई को समझाया कि इस तरह शोर मचाने से हमारी ही बदनामी होगी और इसने अगर कहीं गलत कदम उठा लिया तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। रागिनी के पापा भी चुप थे। उन्होंने पूरी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी और वह अपने बुढ़ापे को बेइज्जती से तार तार नहीं करना चाहते थे। रागिनी एक शरीफ खानदान से थी, इसीलिए उसके घर वाले डर गए और इस नतीजे पर पहुँचे कि उन दोनों की शादी करा दी जाए। दूसरे दिन ही रागिनी के पापा ने विजय के घर का एड्रेस लिया और उसके पापा से जाकर बात की। जब विजय के पापा को सारी बातें पता चली तो वह बहुत परेशान हो गए और जब उन्होंने भी विजय से शादी के लिए पूछा तो वह भी शादी करने के लिए तैयार था। विजय ने अपने पापा से यह भी कहा कि अगर आपने मेरी शादी रागिनी से नहीं की तो हम दोनों घर से भागकर शादी कर लेंगे। अब बात दोनों घरों की इज्जत की थी। यह बात सुनते ही विजय के पापा भी राजी हो गए, लेकिन उनका कहना था कि लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो जितनी सादगी से ये शादी हो जाए उतना ही बेहतर होगा। वह नहीं चाहते थे कि ज्यादा धूम मचाकर शादी की जाए, क्योंकि अभी लड़के की उम्र सिर्फ 21 साल की थी जबकि रागिनी की उम्र 17 साल की थी। रागिनी के खानदान में यह था कि जब तक लड़की 18 साल की ना हो जाए लड़की की शादी नहीं की जाती थी। अब दोनों खानदानों में बात पक्की हो गई और 3 दिन बाद मंदिर में उन दोनों की शादी कर दी गई। रागिनी के पिताजी और उसका बड़ा भाई इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन रागिनी और विजय दिल ही दिल में बहुत खुश थे कि चलो जैसे भी सही हमारी शादी तो हो गई। अब रागिनी विजय के घर आ गई और विजय ने शादी की पहली ही रात उसे बता दिया कि तुम अब इस घर में आ तो गई हो पर तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। विजय की माँ का 5 साल पहले ही निधन हो चुका था। विजय ने बताया कि मेरे पापा बहुत सख्त किस्म के आदमी हैं और हाँ, विजय के घर में उसके मामा का लड़का भी रहता है जो कि थोड़ा अजीब किस्म का इंसान है। विजय ने बताया कि उसके मामा के लड़के का नाम छोटू है। रागिनी ने विजय से कहा कि वह हमारे साथ क्यों रहेगा। तब विजय ने बताया कि जब वह पैदा हुआ तब उसकी माँ चल बसी और मामा जी इतना शराब पीते थे कि वो उसकी परवरिश नहीं कर सकते थे, जिस वजह से विजय की माँ ने छोटू को गोद ले लिया था। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही पर छोटू इस घर में हमारे साथ ही रहता है। तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारा छोटा देवर है। अब शादी को ऐसे ही कई दिन बीत गए। विजय रागिनी से बहुत प्यार करता था। वह रागिनी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। रागिनी को लगता था जैसे वो हवा में उड़ रही हो, जबकि वो अपने ससुर जी को एक आंख ना भाती थी। अभी शादी को 3 ही महीने हुए थे कि विजय के पापा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। विजय के पिताजी रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर थे और घर का सारा खर्चा वही चलाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद घर की हालत बिगड़ने लगी। शादी के 4 महीने बाद एक राज यह भी खुला कि जो जनरल स्टोर रागिनी विजय का समझती थी वह उसका नहीं था, बल्कि वह तो वहाँ पर नौकरी करता था। और ससुर की मौत के बाद घर की हालत और बिगड़ने लगी। फिर विजय ने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। इस बात पर रागिनी बहुत उदास हुई पर विजय ने उसको यकीन दिलाया कि बस 1-2 साल की बात है। जब वह थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेगा तो वह उसे भी शहर बुला लेगा और रागिनी भी उसके पास चली जाएगी। मजबूरन रागिनी को विजय को दूसरे शहर भेजना पड़ा। एक दिन की बात है, रागिनी अपने कमरे में सोई हुई थी, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो छोटू के कमरे में थी। छोटू की उम्र सिर्फ 18 साल थी। वैसे तो वह देखने में बिल्कुल ठीक लगता था, बात भी सही करता था, लेकिन कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया करता था, जिसकी वजह से सब उसे दिमाग से थोड़ा हल्का समझते थे। रागिनी अपने आप को छोटू के कमरे में पाकर बहुत परेशान हो जाती है और वह सोचती है कि ना जाने छोटू उसके बारे में क्या सोच रहा होगा कि रागिनी भाभी कितनी बेशरम है। रागिनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और जब सुबह रागिनी डरते डरते कमरे से बाहर गई तो छोटू बाहर आंगन में बैठा हुआ था। रागिनी ने कहा कि देवर जी मुझे माफ कीजिएगा, अनजाने में मैं आपके कमरे में आ गई। शायद मुझे नींद में चलने की आदत है, इसीलिए माफी चाहती हूँ। छोटू देखकर हंसने लगा और बोला, कोई बात नहीं भाभी, ऐसा कभी कभी हो जाता है। छोटू ने यह भी बताया कि भाभी जब आप कमरे में आई तब मैं उस कमरे में उस कमरे से तुरंत निकल गया। यह बात सुनकर रागिनी हैरान हो गई और उसे सच में नहीं मालूम था कि वह वहाँ पर कैसे पहुँची थी। इतना सब कुछ होने के बाद रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और वह अपने पति विजय को याद करने लगती है। उसे आज विजय की बहुत याद आ रही थी। रागिनी कमरे में बैठकर दिन रात उसे याद करती है, उन लम्हों को याद करती है जो उसने विजय के साथ गुजारे थे। पर आज रागिनी का दिल बहुत उदास था। वह अपने पति को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। रागिनी अपने पति विजय से फोन पर बात तो करती थी पर उसका दिल नहीं भरता था। और एक दिन फिर वैसा ही हुआ। रागिनी उस रात अपने कमरे में सोई थी, लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा आज फिर वह छोटू के कमरे में थी।
छोटू का कमरा रागिनी के कमरे के एकदम बगल में ही था। उस घर में टोटल 3 कमरे थे, 2 कमरे नीचे और 1 कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था। ऊपर वाला फ्लोर हमेशा खाली ही पड़ा रहता था और जब आज रागिनी की आँख खुली तो आज भी छोटू कमरे में नहीं था। अब ऐसे ही 2 से 3 हफ्ता बीत गए और इन बीते हुए दिनों में रागिनी ने कई बार गौर किया कि वह रात को अपने कमरे में सोती थी पर सुबह छोटू के कमरे में होती थी। रागिनी बड़ी परेशान रहने लगी, ऐसा उसके साथ कैसे हो रहा है और ऐसा होने के बाद छोटू अब उससे बहुत अच्छे से पेश आ रहा था, या फिर यह कह सकते हैं कि छोटू अब रागिनी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। छोटू जब भी बाजार जाता तो रागिनी के लिए फूल और कुछ खाने का सामान लेकर आता और उससे कहता, ये लो भाभी, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। रागिनी ने उन फूलों को अपने कमरे में सजाया और विजय से फोन करके यह भी बताया कि आपके जाने के बाद छोटू उसका बहुत ख्याल रखता है। जब विजय यह बात सुनता है तब वह भी बहुत खुश होता है कि चलो रागिनी का ख्याल रखने वाला कोई तो है। और शायद छोटू के दिल में भी यह बात आ गई कि रागिनी भाभी अकेली है और उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसीलिए वह उसका ख्याल रखता था। आखिर रागिनी रिश्ते में छोटू की भाभी भी तो लगती थी, लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब छोटू ने रागिनी से कहा कि चलो फिल्म देखते हैं। रागिनी हैरान हो गई कि भला कौन सा देवर अपनी भाभी के साथ अकेले फिल्म देखने जाता है। और फिर रागिनी ने छोटू से कहा, छोटू मुझे पिक्चर देखने का शौक नहीं है। अभी यह बातें रागिनी के मुंह से निकली ही थी कि छोटू का चेहरा बदल गया और वह गुस्से में रागिनी से अजीब अजीब बातें कहने लगा। थोड़ी देर के लिए तो रागिनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब रागिनी को भी छोटू की अजीब अजीब बातें सुनने की आदत पड़ चुकी थी। अब ऐसे ही वक्त बीतता गया और उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता। रागिनी रात को सोती अपने कमरे में और सुबह छोटू के कमरे में होती थी। रागिनी जब कमरे से बाहर आती तो छोटू उसे देखकर हंसता और तालियां बजाता। एक दिन की बात है, रागिनी की तबीयत खराब होने लगी, उसे चक्कर और उल्टी आने लगी और वह बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि मोहल्ले की एक लड़की उसके बगल में खड़ी हुई है। यह वही लड़की थी जो उसके बचपन की सहेली थी और उसने रागिनी से कहा कि लगता है तुम्हारे घर में खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि विजय को गए हुए अभी 7 महीने ही हुए थे और अगर ऐसा ही होना होता तो अब तक रागिनी 7 महीने पेट से होती, लेकिन 7 महीनों के बाद ऐसा होना नामुमकिन था। धीरे धीरे रात हो गई। रात को परेशानी की हालत में ही रागिनी की आंख लग गई और जब रात के 1 बजे थे तो रागिनी को अजीब सी घबराहट होने लगी। जब रागिनी ने अपनी आंखें खोली तो देखा वह अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। रागिनी हैरान हो गई कि वह छोटू के कमरे में क्या कर रही है और जब छोटू उठा तो उसने बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम तो पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो। यह बात सुनकर रागिनी के होश उड़ गए कि वह क्या कह रहा है। रागिनी चुपचाप एक पुतले की तरह खड़ी थी। छोटू बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो भाभी? क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? क्या तुम वो रात भूल गई जो तुमने मेरे साथ बिताई थी? रागिनी हैरान हो गई और अपने आप से पूछने लगी, ऐसा कब हुआ? मैं तो कभी आपके कमरे में आई ही नहीं। यह कहकर रागिनी वहाँ से भागी और घर के आंगन में गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब रागिनी को होश आया तब वह अस्पताल में थी। रागिनी इस बात पर भी हैरान थी कि वहाँ पर विजय भी मौजूद था। रागिनी ने सोचा शायद विजय उसको सरप्राइज देने के लिए आया होगा। विजय को गए हुए 1 साल हो चुका था। विजय को अपने पास देखकर रागिनी फूट फूट कर रोने लगी कि तभी वहाँ पर लेडी डॉक्टर अंदर आई और विजय को देखकर हंसी और बोली, बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने कहा यह बच्चा 2 महीने का है। यह बात सुनकर विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। विजय 1 साल से शहर में था। वहीं बगल में रागिनी की सहेली भी खड़ी हुई थी और इस बात को सुनकर वह अपनी सहेली पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि रागिनी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। विजय 1 साल बाद आया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह रागिनी को अस्पताल में छोड़कर वहाँ से चला गया। जब रागिनी की सहेली रागिनी को अस्पताल से घर लेकर पहुँची तो वहाँ पर देखा कि मोहल्ले के तमाम लोग घर पर इकट्ठा हो चुके थे। सभी लोग रागिनी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे और आप तो जानते ही हैं कि जब छोटे गांव में ऐसा काम होता है तब वहाँ के सारे लोग सिर्फ उसी बात पर चर्चा करने लगते हैं। ऐसा ही रागिनी के साथ भी हो रहा था। सब लोग रागिनी को ही गलत मान रहे थे। रागिनी के घर के सामने ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव में अगर कोई भी घटना हो जाती थी तो वह औरत ही फैसला सुनाती थी। आज वह औरत भी रागिनी के घर में मौजूद थी। रागिनी के ऊपर सभी लोग उंगली उठा रहे थे और रागिनी भी समझ चुकी थी कि शायद गलती उसकी ही है। इससे पहले विजय उसको घर से धक्के मारकर भगाता, वह खुद ही अपना सामान पैक कर रही थी।
कि तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कहा, इधर आओ। उन्होंने विजय से बताया कि रागिनी की कोई गलती नहीं है, रागिनी को तो नींद में चलने की आदत है और यह जो तुमने घर में एक हैवान पाल रखा है, यह सारी करतूत उसी की है। वह हैवान कोई और नहीं बल्कि वह छोटू था, जो कि विजय के मामा का लड़का था। और उस बूढ़ी औरत का घर रागिनी के घर के सामने होने की वजह से उसने कई बार यह गौर किया था कि रागिनी को नींद में चलने की आदत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर हम गलत ना हो तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है। और आज वह बूढ़ी औरत पूरे समाज में रागिनी की ढाल बनकर खड़ी थी। उन्होंने बताया, यह जो तुम लोगों ने घर में एक छोटू को पाला है, यह बहुत ही हैवान किस्म का आदमी है। जब तुम्हारी पत्नी नींद में चलती थी तब यह उसकी बीमारी का गलत फायदा उठाता था और इसी ने तुम्हारी बीवी के साथ गलत किया है। क्यों ना करता, यह तुम्हारा अपना थोड़ी ही है, बल्कि इसने पहले भी गांव की कई लड़कियों को परेशान किया है, पर वह लड़कियां इसके जाल में नहीं फंसी। और आज यह सीधी सादी रागिनी अपनी एक छोटी सी बीमारी के कारण इसके जाल में फंस गई। उस बूढ़ी औरत ने यह भी कहा कि मैं मानती हूँ रागिनी को नींद में चलने की आदत है, पर इस छोटू को तो नहीं। इसने अपने पूरे होश में इस काम को अंजाम दिया है। यह बात सुनते ही सबकी नजरें छोटू पर टिकी हुई थी। छोटू का मुंह गुस्से और शर्म से लाल पीला होने लगा। वो सर झुकाए वहीं खड़ा था, क्योंकि उसकी हकीकत बुरी तरह सबके सामने आ चुकी थी और उस बूढ़ी औरत की बात पर हर कोई यकीन करता था। जब इतनी बात हो गई तो छोटू भी चिल्लाकर बोलने लगा, हाँ, मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ और वह खुद नींद में चलकर मेरे पास आती थी। मैं उसके पास नहीं जाता था। छोटू ने अपनी बात बोली ही थी कि विजय को गुस्सा आ गया और वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मोहल्ले के 2-4 नौजवानों ने उसे वहीं पर रोक दिया। अगर कोई आज विजय को नहीं पकड़ता तो पता नहीं गुस्से में अभी छोटू के साथ वह क्या कर जाता। विजय ने अपने गुस्से को काबू किया और वहीं किनारे पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आई और छोटू को गिरफ्तार कर ले गई। अब ऐसे ही 9 महीने बीत गए। 9 महीने के बाद रागिनी को जो लड़का हुआ वह मरा हुआ पैदा हुआ। शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता था कि दुनिया वालों के सामने रागिनी की बेइज्जती हो। तो दोस्तों, आजकल के जमाने में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।